नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल से कैसे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक बॉडी बनती है ना। फिर हमने ये देखा था कि एनिमल्स में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, जो बेसिक टिश्यूज़ हैं, है ना। तो वो 4 प्रकार के हमने पढ़े थे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एक था नर्वस टिश्यू, है ना। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हम सब चीज़ सारे टिश्यूज़ को एकदम डिटेल में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसका काम ही होता है प्रोटेक्शन का। किसका? प्रोटेक्शन देना और एक कवरिंग बनाना। जैसे घर वर बनाते हैं तो दीवार में बाहर की ओर पेंट वगैरह की एक लेयर चढ़ा देते हैं ना, वैसी ही एक लेयर होती है, एक पतली लेयर होती है ये, जिसको बोलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये क्या है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यूज़ हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब बहुत ही सघनता से, सघनता का मतलब होता है बहुत ही पास पास, है ना, बहुत ही नज़दीक में ये सेल्स लगे रहते हैं। और इनके बीच ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये बहुत कम पाया जाता है ना। जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो उसके बीच में ये जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा मिलता है हमको, है ना। बहुत ज़्यादा लिक्विड पार्ट हमको देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू में, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में ये जो मैट्रिक्स है बहुत कम पाया जाता है ना। दो सेल्स के बीच जो आपको गैप दिखाई दे रहा है उसमें बस आपको ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको ये माइंड में रखना है कि इसमें एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम पाया जाता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है क्या? एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यू जो किसी दूसरे के सहारे पर जीते हैं, है ना। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। इसमें ना कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ये अवैस्कुलर होता है। उसको खाना वगैरह ना किसी दूसरे के सहारे से लेना पड़ता है ना। इस कारण से इसको हम नाम दिए हैं एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है फॉर न्यूट्रिशन। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में ये आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है ये सेल्स हैं एपिथेलियल। ठीक है, इसके नीचे आपको ये लेयर जो दिखाई इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये कोई सेल वगैरह नहीं है ना, ये केवल एक लेयर है, ऐसी मेम्ब्रेन का एक लेयर है जिसका काम होता है कनेक्टिव टिश्यू से किसको भोजन देना या फिर न्यूट्रिशन देना, एपिथेलियल सेल्स को, है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सबका सप्लाई होता है कनेक्टिव टिश्यू में। तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को कहाँ भेजा जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा, तब एपिथेलियम के पास भेजा जाता है। तो अब ये जो न्यूट्रिशन है वो इनडायरेक्टली किससे मिल रहा है? कनेक्टिव टिश्यू से। मतलब यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो इस सेल्स को हम बोलते हैं अवेस्कुलर। क्या बोलते हैं? अवेस्कुलर, जिसमें ब्लड वेसल्स अब्सेंट हैं, है ना। तो एपिथेलियल सेल्स को आप ऐसे समझना कि आपकी जो बाहरी लेयर है, स्किन वगैरह की जो बाहरी लेयर है, ये एपिथेलियल टिश्यू से बना है ना। एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है। अंदर की भी लेयर बनी है एपिथेलियल टिश्यू से, जो कवरिंग होती है ना, जो बाहरी लेयर है या फिर इंटरनल लेयर है वो बनी होती है किससे? एपिथेलियल टिश्यू से, है ना। कवर बनाता है मेनली। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पर ब्लड वगैरह नहीं है, तो आप इसको ध्यान से समझना और कोशिश करना इसको समझने की। देखिए, जो हाथ वगैरह या फिर पैर में कभी कांटा चुभ जाता है ना, तो ब्लड निकलता नहीं है, आप गौर करना, है ना। जो कांटा चुभा है तो ब्लड नहीं निकलता है, उसको अब पिन वगैरह से अगर हम निकालते हैं तो ब्लड वगैरह नहीं निकलता। अगर वो कांटा ज़्यादा अंदर तक धंसा रहता है तभी ब्लड निकलता है। ऐसे बाहर में अगर है थोड़ा सा धंसा हुआ है तो ब्लड नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स है, ये जो टिश्यूज है एपिथेलियम, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इस कारण से कभी कांटा चुभ जाए, कभी पैर पंचर हो जाए, है ना, तो उस टाइम पे ब्लड नहीं निकलता है। आपने गौर किया होगा ये चीज़, है ना। ये हमारे लिविंग सेल्स हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाते हैं, फिर वहाँ से एपिथेलियम में जाते हैं। तो आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर ऑक्सीजन है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन से प्रोसेस के द्वारा जाते हैं?
है ना। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज होकर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये कहाँ जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट होता है कौन से प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब ये जो टिश्यूज है ये बाहरी सरफेस इसका जो होता है वो फ्री रहता है, बाहरी सरफेस जो रहता है वो फ्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आउटर लेयर है ये फ्री रहता है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर जो लेयर है ये भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बना है। तो ये जो स्किन का जो बाहरी लेयर है ये फ्री है ना, यहाँ पर कुछ है क्या और कुछ लगा हुआ है क्या इसके ऊपर, कुछ नहीं है, है ना। ये क्या है, फ्री रहता है, चाहे ये शरीर के बाहर हो चाहे शरीर के अंदर कोई कैनल वगैरह में, है ना। जैसे एलिमेंट्री कैनल है वहाँ पर इनर लाइनिंग बनाता है, आउटर लाइनिंग बना रहा है ना। तो ये बाहरी लेयर जो है वो फ्री रहता है, हमेशा क्या रहता है, फ्री रहता है, यहाँ इसके ऊपर में और कुछ नहीं रहता ऐसा। ठीक है, तो अब ये जो है इससे सवाल क्या आ सकता है कि आपका जो एपिथेलियल सेल्स है इसका सर या फिर इसका फेस जो है वह किस तरफ रहता है, मतलब ये हमेशा बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है क्या, है ना। जैसे हमारे स्किन है, स्किन जो है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है ना, तो उसके संपर्क में रहता है अगर वो हमारे स्किन में है तो। लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू आपके शरीर के अंदर है वो तो वातावरण के संपर्क में नहीं रहेगा, है ना। तो वो जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो सारे के सारे किसके संपर्क में रहते हैं, इनर बॉडी फ्लूइड के, है ना, जो इंटरनल बॉडी है उसके संपर्क में रहते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका काम होता है मेनली प्रोटेक्शन का, किसका, प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसको आप कैसे समझोगे, समझना है ना। जैसे अगर ये स्किन का निर्माण कर रहा है, स्किन बना हुआ है, तो बाहर से ये प्रोटेक्शन दे रहा है हमको, बाहर से बाहरी चीज़ों से हमको बचा रहा है, बाहरी चीज़ों से हमारी रक्षा कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू अगर स्किन में है तो, है ना। और अगर ये एपिथेलियल टिश्यू अंदर में है, जैसे ऑर्गन्स वगैरह के आउटर लाइनिंग या फिर इनर लाइनिंग ये बना रहा है, तो ये उसको भी प्रोटेक्शन देता है। आप ऐसे समझो, स्टमक है, स्टमक के अंदर में एसिड भरा रहता है, HCl भरा रहता है ना, एसिड है वो, है ना, 1.8 pH के आसपास रहता है वहाँ के माहौल, है ना। तो उस एसिडिक pH से जो बचा रहा है वो कौन बचा रहा है आपको, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन दे रहा है ना आपको। स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट है तो उससे बचा रहा है कौन, ये एपिथेलियल टिश्यू। ये प्रोटेक्शन देता है बाहर से भी, आउटसाइड इन्वायरमेंट से, और अंदर से भी, है ना। एपिथेलियल टिश्यू को, एपिथेलियल जो टिश्यू है इसको मेनली दो भाग में बांट के रखें हम, कितने भाग में, दो भाग में। सबसे पहला है आपके पास क्या, एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना, क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा है आपके पास कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। समझना इसको अच्छे से ना, एस से सिंपल, एस से सिंगल, दोनों का नाम भी सिमिलर टाइप का है ना, सिंपल सिंगल, सिंपल सिंगल, ऐसे, है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना है। किससे बना है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से, है ना। इसमें सेल्स जो रहते हैं वो केवल एक लेयर में रहते हैं, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको आप ऐसे समझो, देखो ये है आपके पास, ये नीचे ऑरेंज में दिख रहा है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके द्वारा इसको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है ना, इसके द्वारा कनेक्टिव टिश्यू से यही डिफ्यूजन के द्वारा पास करता है किसको, सेल्स को। तो ये जो सेल्स है आपको ये सिंगल लेयर के दिख रहे हैं, 1 2 3 4 सेल्स हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन एक लेयर में है, एक लाइन में है ना। तो ये है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो ऐसे सिंगल रहेंगे तो इसको आप समझना सिंपल है। कैसे है, सिंपल, सिंपल का मतलब ही क्या हो जाएगा, सिंगल लेयर। ठीक है, दूसरा कंपाउंड में, तो कंपाउंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी लेयर, यहाँ पर आपको 3 लेयर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही लेयर है ना, ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे। तो ऐसे मल्टी लेयर ऑफ सेल्स रहते हैं किसमें, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, सिंपल है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप आसानी से समझ जाओगे, है ना। तो अब हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंतर्गत और कौन कौन से भाग आते हैं, या फिर ये सिंपल एपिथेलियल के जो टाइप्स हैं वो हमारे शरीर कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं, है ना। तो अब हम डिटेल में करेंगे क्या, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू।
ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हमने देखा ही है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर वाला। कैसे वाला, सिंगल लेयर वाला, है ना। अब इसको ना इसके चेहरे या फिर शकल सूरत के हिसाब से इसको ना बांट के रखें 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। किसके आधार पर, इसके शकल सूरत के आधार पर 3 भाग में बांट के रखे हैं। सबसे पहला है सिंपल स्क्वेमस, है ना। इसका जो चेहरा है वो फ्लैट रहता है, चपटा रहता है ना, कि पिचक गया है ऐसा चेहरा है इसका, ठीक है। दूसरा है आपके पास क्या, सिंपल क्यूबॉइडल। इसका चेहरा है वो क्यूब के जैसा है, क्यूब मतलब चौकोर, क्यूब टाइप का, ठीक है। चौकोर मतलब ऐसे 4 खाने वाले, है ना, जिसके 4 किनारे रहते हैं वैसा, ठीक है। तो ये जो है वो चौकोर चेहरा वाला है। तीसरा है आपके पास क्या, सिंपल कॉलमर, है ना। क्या है, सिंपल कॉलमर। ये जो सेल्स है ये रहते हैं कॉलम के जैसे लंबे लंबे सेल्स, है ना। ये 3 चेहरे आपके शरीर में पाए जाते हैं सेल्स में, एपिथेलियल टिश्यू के, है ना। ये केवल 3 चेहरे हैं, 3 के अलावा आपको एक्स्ट्रा चेहरे नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 3 चेहरे बेसिक हैं। पहला है स्क्वेमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमर, ठीक है। अब ये जो टाइप्स है इसके शकल सूरत के हिसाब से इसको बांटे हैं ना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, है ना, इसकी शकल सूरत के हिसाब से इसको बांट के रखें। पहला है इसका क्या, ये सिंपल स्क्वेमस। तो इसमें आप देखिए सिंपल फ्लैट जैसा सेल एकदम सिंगल लेयर का है ना, सिंपल है मतलब सिंगल लेयर। ये सिंपल स्क्वेमस का डायग्राम है। सिंपल स्क्वेमस सेल्स ऐसे रहते हैं। क्यूबॉइडल है मतलब इसके सेल्स कैसे हो जाएंगे, क्यूब के जैसे। क्यूब का मतलब समझ रहे हैं ना, चौकोर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये, है ना। अब कॉलमर का मतलब सेल्स कैसे हो जाएंगे, कॉलम के जैसे लंबे लंबे, है ना। कॉलम के जैसे कैसे दिख रहा है आपको, लंबे लंबे सेल्स, ठीक है। तीनों में आपको केवल एक चीज मार्क करना है, तीनों में आपको न्यूक्लियस में अंतर ध्यान में देना है ना। न्यूक्लियस जो है इसका जो केंद्रक है उसको आपको मार्क करके रखना है तीनों में, ठीक है। इसके बारे में आपको ना आगे अभी बताता हूँ मैं कि तीनों के न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है ना। इस स्क्वेमस में कैसा न्यूक्लियस है, क्यूबॉइडल में कैसा न्यूक्लियस है, या फिर कॉलमनर में कैसा न्यूक्लियस है ना। इसमें स्क्वेमस में न्यूक्लियस चपटा रहता है, गोल रहता है ना। क्यूबॉइडल में न्यूक्लियस जो रहता है वो कैसा रहता है, गोल रहता है और सेंटर में रहता है। स्क्वेमस में भी सेंटर में रहता है, क्यूबॉइडल में भी सेंटर में रहता है। लेकिन कॉलमनर में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं रहता, ये रहता है बेस में, मतलब सेल के नीचे की तरफ, है ना। और न्यूक्लियस का जो शेप है वो राउंड नहीं रहता, वो रहता है अंडे के जैसा, ओवल। अंडा देखिए ना आप, अंडा राउंड रहता है क्या, नहीं रहता, वो रहता है ओवल, है ना। वो ओवल शेप है, तो ये न्यूक्लियस इसका ओवल शेप है, अंडे के जैसा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, है ना, एक एक ठो अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम सिंपल स्क्वेमस के बारे में। किसके बारे में, सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस सेल्स में ये जो सेल्स है इसका नाम ही है ऐसे चपटा, है ना, तो इसको बोलते हैं हम फ्लैट सेल्स। क्या बोलते हैं, फ्लैट सेल्स। इसके सेल्स कैसे रहते हैं, चपटे रहते हैं। चपटे मतलब ये पिचके हुए हैं, चपटे हुए, जैसे आलू पराठा बना रहे हो, है ना। तो आलू पराठा में बीच में आलू डालते हो, उसके बाद उसको आटे को अच्छे से बंद करके ऐसे बेलन में बेलते हो, है ना। तो वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है ना। तो आटे के साथ साथ उसमें जो आलू है वो भी चपटा हो जाता है। सेम वैसे ही इसमें सेल्स तो चपटे हो जाते हैं, उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो भी चपटा हो जाता है। न्यूक्लियस ना उस आलू पराठे में भरा हुआ वो आलू है मान लो बीच में, जिसको आप आटे के साथ में बेल दिए हो, तो आटा तो चपटा हुआ, उसके साथ साथ उसमें जो आलू भरे थे वो भी क्या हो गया, चपटा। तो यहाँ पर सेल तो फ्लैट रहते हैं, उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी कैसे रहता है, फ्लैट रहता है और सेंटर में रहता है, बीच में रहता है, ठीक है। इसकी सेल की जो बाउंड्रीज है वो इरेगुलर रहती है। इरेगुलर का मतलब कोई निश्चित आकार नहीं है, सबका अलग अलग है ना। किसी में आपको 2 3 4 खाने दिखाई दे रहे हैं, किसी में 5 6 ऐसे, तो कोई रेगुलर शेप नहीं है ना। इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप वाला है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं वो टाइल्स की तरह अरेंज रहते हैं, टाइल्स जैसे लगा रहता है ना। जैसे आप रोड किनारे पे जाओगे तो ऐसे चलने के लिए, वॉकिंग के लिए ऐसे टाइल्स वगैरह को लोग आके रखे रहते हैं ना, तो ऐसे अलग अलग शेप के रहते हैं, चौकोर वाले नहीं रहते, अलग अलग शेप के रहते हैं, है ना। तो वैसे जो टाइल्स है उसके
हिसाब से ही उसका अरेंजमेंट, जैसे वो टाइल्स का अरेंजमेंट रहता है वैसे ही आपके जो सिंपल स्क्वेमस सेल्स हैं अरेंज रहते हैं। तो ये टाइल्स की तरह अरेंज रहते हैं, इस कारण से इसको हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम, है ना। पेवमेंट का मतलब होता है जो रोड के किनारे पर जो टाइल्स वगैरह लगा रहता है ना, तो वैसे ही ये अरेंज रहते हैं स्क्वेमस, इस कारण से इसको बोलते हैं हम पेवमेंट एपिथेलियम। ये मोस्ट आईएमपी है, इसको आप मार्क करके रखे रहना, है ना। अब इसकी सेल बाउंड्री वो आपको याद रखना है, अब इसको आप ध्यान में रखना है ना, इसके पॉइंट्स को। सबसे पहले चीज़, स्क्वेमस में सेल्स कैसे हैं? फ्लैट हैं। तो सेल्स फ्लैट हैं तो उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी कैसा है? फ्लैट है। कहाँ पर पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है सेल के, है ना। और कैसा है? फ्लैट, चपटा वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइल्स के जैसे अरेंज रहते हैं, है ना, इस कारण से इसको हम क्या बोल रहे हैं? पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सेल्स है ना। ये सेल्स कैसे दिख रहे हैं आपको? रेगुलर बाउंड्रीज दिख रही है आपको, सब चारों के चारों तरफ क्या है? सेल्स कैसे एकदम समान दिख रहे हैं आपको। तो इसका अरेंजमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये गलत है ना। इसका अरेंजमेंट रहता है ऐसा इरेगुलर बाउंड्री। सब इसके सेल के चारों तरफ आप देखिए, किसी में रेगुलर बाउंड्री दिखाई दे रही है क्या आपको? है ना। अलग से बाउंड्रीज आपको अलग अलग सब सेल में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये राइट, ठीक है। तो ऐसा आपका ये अरेंजमेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब समझ रहे हैं? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई चीज़ डिफ्यूज़ होती है ना, जैसे कि गैस वगैरह, है ना। तो आप अपने शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, वहाँ पर गौर कीजिए, है ना। फिल्ट्रेशन का मतलब ये क्या है? जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है आपकी बॉडी में, वहाँ पर गौर कीजिए, तो आपको इसका आंसर, इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा कि ऐसे सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो फिल्टरेशन कहाँ पाया जाता है? हमारी किडनी में होता है फिल्टरेशन का काम, है ना। ये क्या है? एक पतली लेयर है, सिंगल लेयर, इसका काम होता है क्या? फिल्टरेशन करना, छानना, है ना, छानना। तो जैसे हमारी किडनी में फिल्टरेशन होता है तो वहाँ पर ये सेल्स मिलते हैं, इस प्रकार के टिश्यू मिलते हैं आपको, है ना। जैसे कि ग्लोमेरुलस हो गया, बोवन कैप्सूल हो गया, है ना। तो इसमें सिंपल स्क्विमस टाइप के क्या मिलते हैं आपको? टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्विमस टाइप के टिश्यू मिलते हैं बोमन कैप्सूल में या फिर ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन में आप देखना, है ना, ऐसे बीच में बोमन कैप्सूल के बीच में ऐसा पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या? ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये जो है ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये जो पतले पतले स्क्वेमस सेल्स पाए जाते हैं सिंपल वाले, तो ये यहाँ पर छानने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब ये क्या है? गैसों के आदान प्रदान में हेल्प कर रहे हैं, डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं गैस ना। तो वहाँ पर जैसे कि हमारे लंग्स में एलोविलाई पाया जाता है ना, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एलोविलाई, छोटे छोटे गुब्बारे के जैसे, है ना। ये एलोविलाई क्या करते हैं? ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, वहाँ से फिर फेफड़ों के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर वहीं पर ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्लड में पहुँचाते भी हैं, है ना। तो यहाँ पर ये डिफ्यूज़न का काम जो है वो हो रहा है, ये सेल्स मदद कर रहे हैं एलोविलाई में, है ना। तो इस कारण से ये एलोविलाई में मिलता है, नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में मिलता है ना। हार्ट की लाइनिंग में, हार्ट हार्ट जो रहता है ना, उसकी लाइनिंग में भी पाया जाता है। लाइनिंग का मतलब होता है हार्ट की कवरिंग भी बनाता है, ये इंटरनल लेयर भी बनाता है ये स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद है आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल, है ना। इसके पास है क्या? सिंपल क्यूबॉइडल। हमने क्या पढ़ा है? सिंपल एपिथेलियल, है ना, जिसका काम होता है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स आएंगे, है ना। इसका काम होता है मेनली एब्जॉर्प्शन का या फिर सिक्रीशन का काम, है ना। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन नहीं देखने को मिला हमको, किसमें? सिंपल स्क्वेमस में। सिंपल स्क्वेमस में हमको सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे हम आगे सेल्स में बढ़ते हैं क्यूबॉइडल में या फिर कॉलमनार में, है ना, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल है क्या चीज़। सिंपल
यहाँ पर क्या है, सेल्स का शेप कैसा है, क्यूब के जैसा। कैसा है, क्यूब के जैसा। क्यूब मतलब समझते हैं ना, चौकोर, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस जो है वह राउंड रहता है, जैसा स्क्वेमस में मिला था राउंड वैसा, और सेंटर में पाया जाता है। किसमें, सेंटर में, ठीक है। आपको माइंड में रखना है कि स्क्वेमस में न्यूक्लियस कैसा था, चपटा था, है ना, और कहाँ पर था, बीच में था, सेल के बीच में था। तो सिंपल क्यूबॉइडल में भी न्यूक्लियस कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, और इसका शेप कैसा है, राउंड है, गोलाकार है, ठीक है। क्लियर। चलिए, ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपके क्यूबॉइडल सेल्स, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। सिंपल है मतलब सिंगल लेयर है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, और ऊपर जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका क्यूबॉइडल सेल्स, और ये ब्लैक कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप कैसा है, राउंड है। आपको ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, फिर बीच में दिख रहा है, न्यूक्लियस बीच में दिख रहा है ना। तो इसका लोकेशन क्या है, सेंटर है, इसका शेप कैसा है, राउंड है, ठीक है। ये मार्क करके रखना आप बिल्कुल। ये जो है, ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स है, इसको तीन भाग में बांट कर रखें। कितने भाग में, तीन भाग में। सबसे पहला भाग है आपके पास सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल, है ना, मतलब इसके चेहरे के ऊपर चेहरा जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो हमने तीन चेहरे तो पढ़े, लेकिन उस चेहरे में अगर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं ना, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि इस चेहरे के ऊपर चेहरा है ना, कुछ दूसरा इसका टाइप जो है, इसके चेहरे में क्या क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिले वो पढ़ेंगे। तो एक है आपका सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल, दूसरा है आपके पास क्या, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, तीसरा है आपके पास क्या, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल। कितने टाइप से में इसको बांट के रखे हम, तीन भाग में। सिंपल क्यूबॉइडल को कितने भाग में बांटे, तीन भाग में, है ना। ये भाग में जो बांटे हैं वो इसके चेहरे में दाढ़ी मूंछ हो गई है, या फिर इसमें कुछ और संरचना दिखाई दे रही है, तो उसके हिसाब से इसको बांटे तीन भाग में, है ना। एक है सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल, दूसरा है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, तीसरा है सिलिएटेड क्यूबॉइडल, ठीक है। इसको आप देखिए अब कैसा संरचना है ये, है ना, सिंपल स्मूथ है, तो ये सेम संरचना, इसमें कोई अंतर नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा ही है ना, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है इसके सेल में। दूसरा है ब्रश बॉर्डर, तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं उसके ऊपर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स हो जाती है ना, मतलब कुछ फोल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई आपको दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही भाग है जो ऊपर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ना, फिंगर के जैसा, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये आपको दिखाई देती है किसमें, ब्रश बॉर्डर में, ठीक है। तीसरा सिलिएटेड है, जिसमें दाढ़ी मूंछ उगाती है ना, सिलिया जिसको बोलते हैं हम, सिलिया, है ना। ऐसे सेल्स जिसमें दाढ़ी मूंछ टाइप की संरचना ऐसे निकल जाती है, इसको बोलते हैं हम सिलिएटेड क्यूबॉइडल, है ना। क्या बोलते हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया तीन प्रकार के, स्मूथ, ब्रश बॉर्डर्ड और सिलिएटेड, ये तीनों हो गया। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं कि स्मूथ क्यूबॉइडल का क्या एग्जाम्पल है ना, स्मूथ क्यूबॉइडल का क्या एग्जाम्पल है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या होता है ना। तो सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल जो है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना, है ना। ये आपके शरीर में कौन सी जगह का निर्माण करता है, आपने नेफ्रॉन में डीसीटी पढ़ा होगा, है ना, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, है ना। तो ये डीसीटी का भाग बनाता है कौन, ये सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल, है ना। आपको बेटा एग्जाम्पल्स तो याद करने ही है, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं तो इसको आपको याद करना ही करना है। एग्जाम्पल से तो ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, है ना। तो आपकी ये सब चीज़ें याद करके रखना है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो स्मूथ क्यूबॉइडल है जिसमें कोई दाढ़ी मूंछ कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल टाइप का है, तो वो बनाता है नेफ्रॉन का डीसीटी एरिया। कौन सा एरिया, डीसीटी एरिया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एरिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें थायराइड फॉलिकल्स, है ना। थायराइड जो थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स को खुद स्टोर कर देता है ना। थायराइड ग्लैंड एक लौता ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स को स्टोर करता है। तो जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वो भी किससे बने हैं, स्मूथ क्यूबॉइडल से। किससे बने हैं, स्मूथ क्यूबॉइडल से, ठीक है। और जो ग्लैंड्स रहते हैं ना, बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं, है ना,
जो ग्लैंड्स में जो पतले पतले जो डक्ट्स पाए जाते हैं, एकदम पतले, है ना, स्मॉल, छोटे 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 पतले पतले जो डक्ट्स पाए जाते हैं, वो डक्ट्स का निर्माण करते हैं आपकी ये स्मूथ क्यूबॉइडल। कौन निर्माण करते हैं? स्मूथ क्यूबॉइडल। बड़े बड़े डक्ट्स हैं, छोटे छोटे डक्ट्स हैं, तो बड़े बड़े डक्ट्स का निर्माण इस क्यूबॉइडल के द्वारा नहीं किया जा रहा है ना, लेकिन जो छोटे छोटे डक्ट्स हैं, स्मॉल डक्ट्स हैं, उसका निर्माण किया जा रहा है किसके द्वारा? स्मूथ क्यूबॉइडल के द्वारा। ठीक है, हो गया। चलिए, इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जो ओवरी का जो सरफेस है, बाहरी एरिया जो है ना, वो बनाता है ये स्मूथ क्यूबॉइडल से। ठीक है, और जो लेंस, हमारी आई का जो लेंस है, उसका आंतरिक हिस्सा है ना, आंतरिक हिस्सा बनाता है वो कौन? ये क्यूबॉइडल से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें आप, लेकिन जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स है वो आपको मार्क करके रखना, जैसे कि डीसीटी को याद रखना, आप थायराइड फॉलिकल्स को याद रखना, है ना, और स्मॉल डक्ट्स को याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, ब्रश बॉर्डर का, है ना। ब्रश बॉर्डर का फंक्शन है क्या? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का, सेम, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पीसीटी, है ना, ये नेफ्रॉन का ही जो भाग है पीसीटी, है ना, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, है ना। डीसीटी बोलेंगे तो स्मूथ क्यूबॉइडल, पीसीटी बोलेंगे तो ब्रश बॉर्डर्ड, है ना, ब्रश बॉर्डर। तो ये नेफ्रॉन में पाया जाता है पीसीटी। तो जो पीसीटी के जो सेल्स हैं उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्यों पाया जा रहा है वहाँ पर? ताकि जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, है ना, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। इस कारण से यहाँ पर क्या बनते हैं? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, फिर एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। 70 से 80% एब्जॉर्प्शन इस माइक्रोविलाई के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिलिएटेड क्यूबॉइडल। सिलिएटेड क्यूबॉइडल का काम क्या है? पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। सिलिया का काम ही क्या? इधर उधर ऐसे लहराते हैं ना, वैसे लहराने का काम करता है। तो ये क्या करता है? लहरा लहरा के मेन काम होता है इसका पार्टिकल्स को आगे बढ़ाना, है ना, जो भी पार्टिकल्स है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये सिलिया इसलिए पाए जाते हैं ताकि कोई पार्टिकल्स है उसको हम कहीं पर भेज सकें। तो मूवमेंट में हेल्प करता है। किसके मूवमेंट में? पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ताकि किसी पार्टिकल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। ठीक है, लंग्स में आपने देखा होगा कि जो ट्रैकिया आगे जो है वैसे ना ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो जाती है ना, ब्रोंकाई में। तो जो ब्रोंकाई है वो आगे और जाके डिवाइड होकर ऐसे ब्रोंक्यूल्स बनाता है। तो ये जो स्मॉलर, जो छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स जो बनते हैं उसमें सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं। किसमें? स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं, आपको याद करना है, एक एक लाइन में सीधा याद करो। स्मूथ क्यूबॉइडल का क्या एग्जांपल है? डीसीटी। ठीक है, दूसरा है थायराइड फॉलिकल्स, तीसरा है स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का क्या है एग्जांपल है आपके पास? पीसीटी। पीसीटी जो नेफ्रॉन में पाया जाता है, इसमें ये माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? 70 to 80% एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या है? सिलिएटेड क्यूबॉइडल। सिलिएटेड क्यूबॉइडल में क्या होता है? इसमें सिलिया पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में, है ना। एक एग्जांपल बताओ? स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? ये हो गया आपका सिंपल क्यूबॉइडल का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिंपल कॉलमर सेल्स के बारे में। किसके बारे में? सिंपल कॉलमर सेल्स। ठीक है, मतलब ऐसे सेल्स जिसका आकार कैसा है? कॉलम के जैसा। कैसा है? कॉलम के जैसा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे कि सिंपल कॉलमर सेल्स जो है ये कॉलम के जैसा तो है इसका आकार, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा रहता है? ओवल शेप का रहता है, अंडे के शेप का जैसा रहता है। और कहाँ पर पाया जाता है? बेस में, है ना, नीचे की तरफ पाया जाता है, बीच में नहीं पाया जाता। बाकी दोनों के हम किस में पढ़े? सेंटर में लोकेशन पाया जाता है दोनों न्यूक्लियस का, चाहे वो किसका हो? क्यूबॉइडल का हो चाहे स्क्वेमस का हो। लेकिन कॉलमर में ये जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पाया जाता है? बेस में, नीचे की तरफ पाया जाता है सेल के। ठीक है, इसका सेल का शेप कैसा है? इलोंगेटेड, टाल, बेलनाकार, है ना, ऐसे लंबा लंबा सेल्स पाया जाता है कॉलम के जैसा। ठीक है, कॉलम मतलब समझते हैं ना, कोई खंभा वगैरह टाइप का।
ठीक है। तो वैसा सेल्स क्या है, इसके लंबे लंबे पाए जाते हैं, खंभे के जैसे, ठीक है। अब ये जो है सिंपल कॉलमनर जो है उसको 3 भाग में बांट के रखें। कितने भाग में? 3 भाग में, ठीक है। ये आपके पास सबसे पहला भाग है, इसको बोलते हैं सिंपल स्मूथ कॉलमर। क्या बोलते हैं? सिंपल स्मूथ कॉलमर। जैसे हम क्यूबॉइडल को बांटे थे ना, स्मूथ, ब्रश बॉर्डर्ड और सिलिएटेड, सेम वैसे ही कॉलमनर को भी बांटते हैं कि उसके चेहरे के हिसाब से, है ना, कि उसके चेहरे पर कुछ दाढ़ी वगैरह आ गया है, फिर कुछ मॉडिफिकेशन है उसके आधार पर, तो इसको भी बांट देंगे 3 भाग में। स्मूथ कॉलमर, दूसरा है आपके पास ब्रश बॉर्डर कॉलमर, तीसरा है आपके पास सिलिएटेड कॉलमर, है ना। तो ये इसको हम बांटे हैं 3 भाग में, सेम कैसे क्यूबॉइडल की तरह, ठीक है। ये जो स्मूथ कॉलमर है इसके सेल्स कैसे दिख रहे हैं आपको, देखिए, ये देखिए, सिंपल, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। ना ही इसमें किसी प्रकार का माइक्रोविलाई है, ना ही किसी प्रकार का सेलिया है, एकदम सिंपल है ना। तो इसको बोलेंगे हम स्मूथ कॉलमर, एकदम चिकना, जिसके सरफेस पर एक भी दाढ़ी नहीं है, एक भी पिंपल नहीं है, इसको बोलेंगे हम क्या? स्मूथ कॉलमर, ठीक है। दूसरा है आपके पास क्या? दूसरा है आपके पास ब्रश बॉर्डर्ड। क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड के ऊपर में आपको ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स दिखाई देंगे, फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं माइक्रोवेलाई। तो ये हो गया, माइक्रोवेलाई इसमें पाए जाते हैं। माइक्रोवेलाई है मतलब इसका काम क्या हो जाएगा? ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ये, ठीक है। तीसरा है आपके पास सिलिएटेड। सिलिएटेड जिसके चेहरे पर दाढ़ी वगैरह उग गई है, सिलिया उग गई है ना, इसको बोलेंगे हम सिलिएटेड कॉलमर, है ना। तो इसके आपको मेनली एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। ये जो आपके पास स्मूथ कॉलमर है या फिर ब्लश बॉर्डर कॉलमर है, ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित है, उसमें ये पाया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास, स्टमक। स्टमक में स्मूथ कॉलमर सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्मूथ कॉलमर सेल्स, ठीक है। ये जो स्टमक के अंदर में जो सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन में तो हेल्प करते ही है ना। तो इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। स्टमक में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? इसमें स्मूथ कॉलमर एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ ब्रश बॉर्डर के एग्जांपल देखिए, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोवेलाई ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पर भोजन वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है ना, भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर ये माइक्रोविलाई, ये कॉलम लाइक सेल्स पाए जाते हैं वहाँ पर भी। इंटेस्टाइन में किस प्रकार के आपको सेल्स मिलते हैं? कॉलम के जैसे, है ना। उसके ऊपर में क्या मिलता है? माइक्रोविलाई, जो इसको बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तीसरा है आपके पास सिलिएटेड कॉलमर। तो यहाँ पर ये सिलिएटेड कॉलमर सेल्स कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, है ना। फैलोपियन ट्यूब में ये क्या करते हैं? ये सिलिया है मतलब किस में हेल्प कर रहा है? मूवमेंट में। तो फैलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट होता है? किसका मूवमेंट होता है? एग का, एक ओवा, ओवा का जो मूवमेंट है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो ये फैलोपियन ट्यूब में ऐसे सिलिया वाले कॉलमर सेल्स पाए जाते हैं। तो आपको एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में किस प्रकार का मिल रहा है, इंटेस्टाइन में किस प्रकार का मिल रहा है, स्टमक में किस प्रकार का मिल रहा है सेल्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए तीनों टाइप के, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है? अगर ये क्या है कॉलम के जैसे ना, तो यहाँ पर आपको ये स्मूथ और ब्रश बॉर्डर, ये दोनों में आपको मिलेगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना। लेकिन ये जो तीसरा है सिलिएटेड है, सिलिया वाला, तो यहाँ पर इसका मेन काम होता है पार्टिकल्स को मूव कर रहा है ना, जो पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम और उसके ग्लैंड्स के टाइप्स वगैरह भी है, उसको हम देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो बिल्कुल उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए नीट की तैयारी के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।